हर देश में कुछ सताए हुए लोग जरूर होते हैं। विकास की ट्रेन चलती है, लेकिन कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर ही छूट जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, लेकिन जब वो नंबर नहीं आता तो ये लोग खुद अपनी पगडंडी बना लेते हैं। नक्सलवाद उन्हीं लोगों की बनाई हुई वो पगडंडी है। नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी शुरुआत तो न्याय की तलाश में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो हिंसा के दलदल में फंसता चला गया। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्या है नक्सलवाद का इतिहास, क्यों और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, ये आंदोलन एक हिंसा में कैसे बदल गया, चारू मजुमदार की इसमें क्या भूमिका थी और आखिर ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के जंगलों तक कैसे पहुंच गया। ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के इस मिनी डॉक्यूमेंट्री में। नक्सलवाद की शुरुआत सिर्फ एक दिन में नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें भारत के उन गांवों में छुपी हुई है जहां सालों से न्याय सिर्फ एक सपना था। भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाके, खासतौर पे बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जहां कई सालों से जमींदार, साहूकार और भ्रष्ट अधिकारी गरीब और किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया, आदिवासियों से उनके जंगल और संसाधन छीन लिए गए, यहाँ तक कि उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से भी दूर रखा गया। इन समुदाय के लोग जब जंगल से निकाले गए तो न ही इन्हें मुआवजा मिला और न ही नौकरी। 1950 से 60 के दशक के बीच में कई भूमि सुधार आंदोलन की कोशिश हुई, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। अभी भी ये किसान जमींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर थे। उस समय एक कहावत भी मशहूर थी, जिसके पास जमीन नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। इस तरीके से पूरे देश के गरीब किसान और मजदूर लोगों में हताशा और विद्रोह का माहौल बन गया। ये एक ऐसा उबाल था जिसे बस जरूरत थी एक चिंगारी की, और उसी चिंगारी का नाम था नक्सलबाड़ी। साल था 1967। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी, जहां की बड़ी जनसंख्या में आदिवासी और गरीब किसान रहते थे। जमीन पर कब्जा करने वाले जमींदारों की मनमानी, पुलिस की मिलीभगत और सरकार की चुप्पी ने यहाँ के लोगों को तोड़ दिया था। एक दिन एक आदिवासी महिला अपने खेत में फसल काट रही थी। ये जमीन कभी उसके पूर्वजों की हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें एक जमींदार का कब्जा था। अचानक से कुछ गुंडे आते हैं और उस महिला को बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। जब गांव के लोग इसका विरोध करते हैं तो उनको भी मारा जाता है। यहीं से गांव में विद्रोह भड़क उठता है। किसान इकट्ठा होते हैं, हाथों में तीर कमान, कुल्हाड़ी और लाठी लेकर। जमींदारों की जमीन पर कब्जा किया जाता है और उनकी फसलों को काटकर ये घोषणा कर दी जाती है कि अब ये जमीन हमारी है। सरकार को इन किसानों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को बगावत माना। पुलिस बल गांव में उतारा गया और 25 मई को पुलिस वालों ने 11 किसानों की गोली मार के हत्या कर दी, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। लाशें खेतों में गिरी हुई थी और डर पूरे इलाके में फैल चुका था। लेकिन ये डर दबा नहीं। इस हत्याकांड ने पूरे देश के युवा क्रांतिकारियों को हिला करके रख दिया। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर इस आंदोलन का नाम पड़ा नक्सल आंदोलन। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे कानू सान्याल और जंगल संथाल। जंगल संथाल जो खुद एक आदिवासी थे और आदिवासियों के बीच में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। लेकिन हर आंदोलन को एक विचारधारा की जरूरत होती है, और इस आंदोलन के पीछे की विचारधारा थे चारू मजुमदार, जो पश्चिम बंगाल में ही पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव और जमींदारों का गरीब लोगों पर शोषण देखा था। वो कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, पर आगे चलकर उन्होंने इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया। चारू मजुमदार का यह मानना था कि भारतीय लोकतंत्र गरीबों के लिए सिर्फ एक दिखावा है, चुनाव अमीरों का खेल है। इसी सोच के आधार पर उन्होंने लिखा इतिहास के 8 दस्तावेज, जिन्हें बाद में जाकर नक्सली विचारधारा का गीता भी कहा गया, क्योंकि इन्हीं किताबों ने आने वाले नक्सलवाद की नींव रखी। उन्होंने कहा क्रांति केवल बंदूक की नोक से आएगी। जो व्यवस्था शोषण पर टिकी हुई है उसे केवल बहस से नहीं, बलिदान और संघर्ष से बदला जा सकता है। उनकी लेखनी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। उनके विचारों ने कॉलेज की यंग लोगों को संगठित किया, भूमिहीन किसानों को क्रांति के लिए तैयार किया, मजदूरों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का एक जज्बा दिया। धीरे धीरे सब इस आंदोलन में शामिल होने लगे। अब ये सिर्फ एक गाँव का विद्रोह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। सत्ता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। नक्सलवाद की विचारधारा लोगों के बीच फल फूल रही थी, लेकिन तभी इस कहानी में एक यू टर्न आता है। 28 जुलाई 1972 को चारू मजुमदार की मौत हो जाती है, पर नक्सल आंदोलन पूरी तरीके से बिखरने लग जाता है। विचारधारा बची, लेकिन नेतृत्व खत्म हो गया। कई गुट बन गए, हर गुट की अपनी अलग रणनीति, अपने कमांडर और अपनी सीमाएं थी। अब क्रांति एक सुगठित आंदोलन नहीं, बल्कि टुकड़ों में बटा एक हिंसक विद्रोह बन चुका था। पहले निशाना थे जमींदार, पुलिस वाले और भ्रष्ट अधिकारी, लेकिन अब स्कूल के टीचर जो सरकार के लिए काम करते थे, डॉक्टर जो सरकारी अस्पतालों में जाते थे, सड़क बनाने वाले मजदूर, यहाँ तक कि आम ग्रामीण लोग जिन्होंने माओवादियों का साथ छोड़ दिया था। जनता को डराने के लिए पब्लिक प्लेस में हत्याएं की जाने लगी। जन अदालत लगती थी, जहाँ लोगों को राजद्रोह के नाम पर सजाए मौत दी जाती थी, बिना वकील, बिना अपील
और बिना किसी कानून के। हर ग्रामीण इलाका एक युद्ध भूमि बन गया था जहां बंदूकें बोलती थी। राज्य की ओर से भी जवाब आया। सीआरपीएफ और पुलिस बलों की तैनाती हुई। गाँव में मुठभेड़ें इतनी ज्यादा आम होने लगी, तलाश अभियान चलाए जाने लगे और कई बार निर्दोष आदिवासी भी शिकार बन जाते थे। 1960 के दशक में जहां स्टूडेंट्स पोस्टर और पर्चे बांटते थे, अब वही स्टूडेंट बंदूक लेकर के जंगलों में उतर चुके थे। लेकिन अब सवाल ये है कि बंगाल से शुरू हुआ ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के जंगलों में आके इतना मजबूत कैसे हो गया। नक्सलवादी आंदोलन 1990 के बाद पूरी तरीके से एक जिले में केंद्रित हो गया और उसका नाम था बस्तर। दरअसल छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरीके से घने जंगलों से ढका हुआ है। उबड़ खाबड़ पहाड़ी और लगभग 70% आदिवासी जनसंख्या से भरा हुआ था। उस टाइम पे सड़कें नहीं थी, पुलिस चौकियां कम थी, राज्य का दखल लगभग शून्य था। नक्सलियों के लिए ये जगह एक स्वर्ग बन गया, छुपने के लिए, हथियार छुपाने के लिए और नक्सलियों को ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज ने खनिजों के लालच में जमीनों को खोदना शुरू कर दिया था। जंगल हजारों की संख्या में कटने लगे थे और हजारों आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसलिए भी आदिवासी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इन सभी चीजों का फायदा नक्सलवादियों ने उठाया और भोली भाली आदिवासी जनता को बहला फुसलाकर नक्सलवादी बनने के लिए मजबूर किया। 1990 के दशक में नक्सली हिंसा ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। रेलवे ट्रैक उखाड़े जाने लगे, पुलिस थानों पे हमले होने लगे, सरकारी गोदामों से हथियार लूटना, राजनीतिक नेताओं की हत्या करना। जैसे 2013 की कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया जिसमें नंद कुमार पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र कर्मा के साथ 28 लोग मारे गए। इन घटनाओं ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया और सरकार ने अब इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बता दिया। 1990 के बाद से नक्सली आंध्र प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ के बस्तर की ओर जाने लगे। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा ये जिले बन गए उस रेड कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा। 2007 में दंतेवाड़ा के रानी बोदली में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें 55 सुरक्षा बलों की हत्या की गई। 2021 में सुकमा बीजापुर सीमा पर घातक मुठभेड़ जिसमें 22 जवान शहीद हुए। इसके अलावा 2010 में दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा हमला जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। ये अब तक का नक्सली इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। इन घटनाओं ने बस्तर को भारत के आंतरिक युद्ध का केंद्र बना दिया। तो अब सवाल ये है कि सरकार ने इन सब का सोल्यूशन कैसे निकाला। आइए जानते हैं। 2005 में सरकार ने एक अभियान शुरू किया, सलवा जुडूम, जिसे गोंडी भाषा में कहते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन। इस आंदोलन का मकसद था आदिवासियों में से ही कुछ लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया जाए, यानी एसपीओ। अब आदिवासी खुद नक्सलियों के खिलाफ खड़े होंगे। गांवों को खाली कराया गया, हजारों आदिवासी लोगों को जबरदस्ती कैंप में घुसाया गया। जिन्होंने मना किया उन्हें नक्सली समझा गया और फिर वो हुआ जो बस्तर का सबसे काला अध्याय था। दोनों पक्षों से हत्याएं हुई, पूरे गांव जला दिए गए, अपहरण और बलात्कार हुए। कई बार सरकार और पुलिस के हाथों निर्दोष आदिवासी लोग भी मारे गए, मानो छत्तीसगढ़ के अंदर एक सिविल वॉर छिड़ गया हो। आखिरकार 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक बता करके बंद करवा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उन आदिवासियों की मांग क्या थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका था उन नक्सलवादियों की मांग को जानना। इसके पीछे केवल हथियार उठाने की जिद नहीं, बल्कि सालों से दबाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्द की पुकार थी। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन किसानों को जमीन दी जाए। जिन आदिवासियों से जंगल और संसाधन छीन लिए गए थे उन्हें वो जंगल वापस कर दिए जाए। प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज द्वारा जमीन की खुदाई पर रोक लगाई जाए। नक्सली समझकर निर्दोष आदिवासियों को जेल में डालना बंद किया जाए। आखिरकार 2020 में सरकार ने लोन वराटू योजना को चलाया, जिसका गोंडी भाषा में मतलब होता है घर वापस आओ। छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन ने ये अभियान शुरू किया जिसमें नक्सलियों को सरेंडर करने पर 50,000 से लेकर के 8 लाख तक का इनाम दिया गया। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जिलों में पोस्टर लगवाए गए जिसमें नक्सलियों के नाम और तस्वीरें थी। परिवारों से अपील की गई कि अपने बेटे बेटियों को वापस बुला लिया जाए। अब तक 950 से भी ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कई बड़े नाम हैं। सरकार को भी एहसास हुआ कि जब तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक जंगलों में असंतोष बढ़ता रहेगा। वहीं नक्सलियों को एहसास हुआ कि हिंसा के जरिए किसी का भला नहीं होने वाला, न आदिवासियों का और न ही भारत देश का। अब बस्तर में कई सारी विकास योजनाएं चलाई गई। 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाई गई, 2500 से भी ज्यादा टावर लगाए गए ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। स्कूल और हॉस्टल बनाए गए, खास तौर पे आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम भी बनवाए गए। जहाँ पहले बंदूकें थी अब वहां पर बिजली के खंभे लगाए जा चुके हैं। 2010 के मुकाबले आज नक्सल प्रभावी हिस्से लगभग आधे हो चुके हैं। रेड कॉरिडोर सिकुड़ करके छोटा हो गया है। लेकिन आज भी सवाल वही है,
क्या जिन बच्चों को स्कूल मिला है उन्हें कभी भविष्य मिलेगा? क्या जिन जंगलों में अब जाकर के बिजली पहुंची है वहां कानून और व्यवस्था पहुंच पाएगा? और क्या उन आदिवासियों के परिवारों को कभी न्याय मिलेगा जिनके जवान बच्चों को नक्सली समझकर मार दिया गया?